नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जितनी वेतन वृद्धि और पेंशन वृद्धि की आप कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उतनी वेतन वृद्धि नहीं होती हुई दिख रही है। अब कितने फिटमेंट फैक्टर की बात कही गई है, इसके अलावा और क्या है बड़ी रिपोर्ट, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हाल फिलहाल में कहा गया था कि कुछ पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है। अब कौन होंगे अध्यक्ष, टीओआर, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर भी जो है जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार ने इसी साल जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। बजट के पहले इसका ऐलान किया गया था। इसके बाद देखिए, देश भर में करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी जो हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, उनके बीच में जो है खुशी की लहर दौड़ गई। उनको लग रहा है कि अब जितना जल्दी हो अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच आता है तमाम तरह के फैक्टर्स। एक पहला फैक्टर है कि फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या होता है उसको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है जिसका जिक्र किया गया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट को, उसको हम कोट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहा गया है कि जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वेतन में और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उतनी नहीं हो सकती है। उसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि उदाहरण दिया गया है सुभाष चंद्र गर्ग साहब का, ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने कहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है, वो उतनी तर्कसंगत है नहीं। उनका कहना है कि इतनी बढ़ोतरी सरकार नहीं कर सकती है। तो अलग अलग कर्मचारी संगठन की भी ये मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 रखा जाए। कुछ तो कह रहे हैं कि 3.0 से भी ऊपर किया जाए, ताकि वेतन और पेंशन में वास्तविक जो बढ़ोतरी हो उसको हम लोग फील कर पाएँ, यानी महसूस कर पाएँ। लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग साहब कहते हैं कि बड़ी बढ़ोतरी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगती है। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं आपको कोट कर रहा हूँ। उनका अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 के आसपास तय हो सकता है। तो अब मान लीजिए अगर इतना होता है तब फिर क्या हो जाएगा न्यूनतम बेसिक सैलरी, वो हम आपको बताते हैं। जैसे फिलहाल तो आपको पता ही है कि जो न्यूनतम मिनिमम बेसिक जो सैलरी है अभी, अब वो है 18,000। तो अगर मान लीजिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर बैठता है, तब न्यूनतम बेसिक पे जो है 34,560 तक जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर का बड़ा हिस्सा फिर से महंगाई समायोजन में ही चला जाएगा, यानी जो डीए जो बढ़ोतरी होती है वो उसमें मर्ज हो जाएगा। मर्ज वाली कहानी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो उसके पहले जो महंगाई भत्ते वाली जो कहानी, देखिए 8वें वेतन आयोग लागू होगा देखिए 1 जनवरी 2026 से उम्मीद है। तब जितना भी डीए मिल रहा होगा, अंदाजा है कि 60% के आसपास पहुंच जाएगा, उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, यानी मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा ही 7वें वेतन आयोग के टाइम पे भी हुआ था। उस समय 125% के आसपास डीए हुआ करता था, उसको भी मर्ज कर दिया गया था। तो नई बेसिक सैलरी पर डीए की जो गिनती है वो फिर 0 से कैलकुलेट होनी शुरू हो जाती है। अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फिटमेंट फैक्टर। अब ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक होता है। अब ये क्या होता है ये भी आप समझिए। देखिए, फिटमेंट फैक्टर वो जादुई नंबर है जिससे आपकी आज की बेसिक सैलरी को गुना यानी मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी बनाई जाती है। 7वें वेतन आयोग में जो यानी कि इससे पहले वाला जो वेतन आयोग था उसमें ये फिटमेंट फैक्टर जो था 2.57 था। कर्मचारी यूनियन कह रही थी कि इसे 3.68 गुना करो, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये जो है 2.80 से लेकर 3.0 गुना या शायद थोड़ा और ज़्यादा होने की उम्मीद होती हुई दिख रही है। अब सैलरी का नया ढांचा क्या होगा, यानी पे स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। ये सब देखिए 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने निकाल कर लाया हूं जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी जो पे मैट्रिक्स चल रहा है उसमें सुधार किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ लेवल्स जो हैं इसमें हटा दिए जाएं या मिला दिए जाएं, यानी कि मर्ज कर दिए जाएं, ताकि सैलरी में जो भी विसंगतियाँ हैं यानी जो गड़बड़ियाँ हैं उनको वो ठीक किया जा सके। दूसरे भत्तों की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं अलाउंसेस को लेकर। तो जैसे घर का जो किराया भत्ता है जिसको आप एचआरए के नाम से जानते हैं, आने जाने का जो भत्ता है जिसको कि आप टीए के नाम से जानते हैं, बच्चों की पढ़ाई का जो भत्ता है यानी जिसको आप सीईए के नाम से जानते हैं, जैसे भत्तों के नियम और पैसे भी बदल सकते हैं शहरों के मुताबिक। जैसे आप जिस शहर में नौकरी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एचआरए बदला हुआ मिल सकता है, और आजकल के हिसाब से दूसरे भत्ते भी जो हैं अपडेट हो सकते हैं। और 5वां फैक्टर है पेंशन को लेकर। तो ये सिफारिश सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं होगी, यानी जो 8वें वेतन आयोग की जो भी सिफारिशें आएंगी वो
सिर्फ और सिर्फ जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नहीं होगा, पेंशनर्स के लिए भी होगा, बल्कि 65 लाख से ज़्यादा पेंशन पाने वाले हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। अब कितनी बढ़ेगी सैलरी, इसका तो हमने आपको बता ही दिया कि 2.86 कहा जा रहा है। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं 2.86 से लेकर 3% से भी ऊपर जा सकता है, 3.0 से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग साहब जो सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो कह रहे हैं कि 1.92 के आसपास हो सकता है। डीए जुड़ने वाली बात भी हमने आपको बता दी कि मान लीजिए 60% के आसपास डीए होगा तो बेसिक में जुड़ जाएगा, तो सैलरी वैसे ही काफ़ी बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ जो पिछले जो आयोग में जो जिस तरह का जो भत्ता जोड़ा गया था, जिस तरह से मर्ज किया गया था, वो मामला क्या है। तो पहले 1.92 के आधार पर अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर होगा तब आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, 34,560 रुपये हो जाएगी। अब 7वें वेतन आयोग के दौरान वाला मामला समझिए, उस समय मौजूदा वेतन के साथ 125% महंगाई भत्ता जोड़ा गया था। उस स्थिति में भी 2.57 के फिटमेंट फैक्टर में से सिर्फ 0.32% जो हिस्सा ही है उसको नई बढ़ोतरी मानी गई थी। यानी मतलब कुल बढ़ोतरी का सिर्फ 14.2% ही असल फायदा हुआ था कर्मचारियों को। बाकी सब जो है कहा जा रहा है कि पहले से मिलने वाली जो रकम है उसका एक नया रूप था, यानी नया स्वरूप था। वर्तमान स्थिति क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। सरकार ने हाल ही में 2 सर्कुलर जारी कर 8वें वेतन आयोग के लिए 40 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर अलग अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट है। जल्द ही आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जिसको आप TOR के नाम से जानते हैं वो जारी होगा, जिसके बाद चेयरमैन हैं या अन्य सदस्य जो हैं वो नियुक्त होते हुए दिख सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। अब आप बात कर लेते हैं कि टीम का जो बॉस है, जो यानी जो कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष जो हैं वो कौन हो सकते हैं, उनके नामों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन नाम अभी जो है क्लैरिटी नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से भी नहीं आ रहा है और कर्मचारी संगठन जो है उनके तरफ से भी कोई नया अपडेट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन टीम का जो बॉस है, जो चेयरमैन है, वो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज साहब होते हैं या कोई बड़े जो सरकारी अफसर होते हैं यानी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो हो सकते हैं। साथ ही कुछ जाने माने इकोनॉमिस्ट यानी जिनको आप अर्थशास्त्री के नाम से जानते हैं, वो खर्चे पानी का हिसाब रखने वाले एक्सपर्ट हो सकते हैं, यानी जो पूरा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर का जो पूरा ब्यौरा रखने वाले एक्सपर्ट होंगे वो हो सकते हैं। सरकारी नौकरी के नियमों के जानकार भी हो सकते हैं, उसी टीम में शामिल हो सकते हैं। अब 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कितने सदस्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसका एक कंपैरिजन स्टडी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर हम पिछला स्ट्रक्चर देखें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 लोग ही शामिल थे। इसमें अध्यक्ष थे, सचिवालय में 18 लोग शामिल थे, 16 सलाहकार थे यानी कंसल्टेंट थे और 7 अन्य कर्मचारी शामिल थे। इस आयोग की जो अध्यक्षता थी वो जस्टिस अशोक कुमार माथुर साहब कर रहे थे। वही अगर 6ठे वेतन आयोग की बात की जाए तो इसमें जो अध्यक्ष समेत 4 सदस्य ही थे, लेकिन सचिवालय में सिर्फ 17 लोग ही काम कर रहे थे। 6ठे वेतन आयोग की बात कर लेते हैं, उसमें अध्यक्ष जस्टिस BN श्रीकृष्ण कर रहे थे। मजे की बात ये रही कि 5वें वेतन आयोग में सदस्य की संख्या और भी कम थी, इसमें केवल 3 सदस्य शामिल थे। अगर शुरुआती चरण की बात करें तो पहले पे कमीशन में 9 सदस्य थे, दूसरे में 6, जबकि तीसरे और चौथे वेतन आयोग में 5-5 सदस्य थे। तो अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि 40 लोगों की नियुक्ति के लिए बात चल रही है, तो इसमें माना जा रहा है कि 40 या उसके आसपास के लोग ही इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है अब वो मैंने आपको बता दी। अब जाते जाते सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा ये एक एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, 7वें वेतन आयोग से सरकार पर कहा जा रहा था कि 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार यानी जो बोझ है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो पड़ता हुआ दिख रहा था। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर अधिक रखा गया, यानी जैसा कहा जा रहा है कि 2.86 हो या 3 के ऊपर हो, तब जो ये बोझ है और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए सरकार इस बार और अधिक सोच समझकर कदम उठाती हुई दिख रही है। लेकिन आपको एक एडिशनल जानकारी और दे दूं कि जिस तरह से सरकार ने इस बार मिडिल क्लास के लोगों को राहत देने की कोशिश की, बजट में बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए। 12 लाख तक की कमाई पर जो टैक्स छूट की जो सीमा थी उसको बढ़ाया था। 12 लाख तक की कमाई है अगर आपकी तो उस पर अब आपको टैक्स 0 लगेगा। अगर सैलरीड है तो 12.75 है वो लिमिट। तो इस तरह से माना जा रहा है कि सरकार कुछ अच्छी आपको फिटमेंट फैक्टर को लेकर गुड न्यूज़ देती हुई दिख सकती है। लेकिन जिस तरह से सुभाष चंद्र गर्ग साहब जो कह रहे हैं, जो पूर्व वित्त सचिव हैं, उनके हिसाब से तो लग रहा है कि जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी मामूली होती हुई दिख सकती है, वहां आपको झटका लग सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। 8वें वेतन आयोग के लिए आप जितने भी जो तमाम अपडेट्स हैं, नई जो भी फॉलोअप स्टोरी है, उसके लिए आप मनी9 देखते रहिए। जो भी सबसे बड़ी खबर आएगी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, उसका रिएक्शन सबसे पहले आपको मनी9 पर मिलेगा।
अगर इससे जुड़े हुए कोई भी अगर सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपर्ट हों तो उनको लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और पूरी पिक्चर की क्लैरिटी आपके सामने पेश की जाए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।